parallel iterations of containers. पैरेलल आइट्रेशन का मतलब है कि आपके पास दो लिस्ट हो सकती हैं, दो टपल हो सकते हैं, एक लिस्ट एक टपल हो सकती है, तीन लिस्ट हो सकती हैं, तीन टपल हो सकती हैं, सेट हो सकते हैं कुछ। तो आपके पास ना बहुत सारे कंटेनर्स हैं। अब आपको करना यह है कि आपको एक ही लूप लगा के, एक ही फॉर लूप लगा के सारे कंटेनर को पैरेलली इटरेट करना है। एक एग्जांपल करते हैं, फिर देखेंगे इसके बारे में। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। मान लो मेरे पास एम्प्लॉय की आईडीज रखी हैं कुछ एक लिस्ट के अंदर, माना 101, 102, 103, ऐसे। एक मेरे पास टपल है जिसमें इन तीनों एम्प्लॉयज की सैलरीज रखी हुई है। ठीक है, मान लो पहले वाले की सैलरी मैंने कर दी 20,000, दूसरे वाले की सैलरी हो गई मान लो 18,000, तीसरे वाले की सैलरी हो गई मान लो 25,000, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हमारा इनका इन सारे एम्प्लॉयज का अपना कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती। फिलहाल हम दो के साथ में। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे एम्प्लॉय की आईडी को इटरेट करना है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा, फॉर आई इन एम्प्लॉय आईडीज, तो ये लूप पहले आई के अंदर 101 लेकर आएगा, फिर 102। लेकिन मुझे 102 के पास अभी जाना ही नहीं है। जब हम पहले वाले एम्प्लॉय की आईडी को इटरेट कर रहे हैं पहले वाली लिस्ट से, तो पैरेलली मैं चाहता हूं जो सैलरी वाली टपल है उस टपल पे भी आप जाएं और वहां से उसी एम्प्लॉय की सैलरी भी लेकर आए और दोनों को एक साथ यहाँ पर दिखाएं। तो जब आप ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर के साथ जिप फंक्शन का यूज करना होगा। जिप फंक्शन आपको फैसिलिटी देता है कि आप मल्टीपल जो ट्रेवल्स होते हैं या मल्टीपल कंटेनर्स जो होते हैं उनको पैरेलली ट्रेड कर सकते। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी वाली लिस्ट पास कर देते हैं, कॉमा सैलरी वाली टपल पास कर देते हैं, एंड सो ऑन। अब ये जो लूप है, जब जिप फंक्शन से कहेगा लाओ मुझे आई में एक वैल्यू ला कर दो, तो जिप फंक्शन क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर आपने ट्रेबल्स लिखे हैं सबके पास जाएगा। तो पहले उसी के पास जाएगा जो आपने पहले लिखा हुआ है। तो ये गया 101 के पास। उसके बाद जिप फंक्शन इस वाले के साथ जिसका पहला वैल्यू उसके पास आएगा 20,000। और बिहाइंड द सीन क्या होगा, जिप फंक्शन एक टपल क्रिएट करेगा और उस टपल के अंदर जो दोनों से अभी वैल्यू लेकर आया था उसको रख देगा, 101 और 20,000। फिर ये जो टपल होगी, ये टपल इस वेरिएबल को हमारा दे देगा। तो इस तरह से जिप फंक्शन आपसे मल्टीपल इटरेबल मांगेगा
और जब लूप चलेगा तो उन सब के पास से एक एक वैल्यू निकालेगा और उन सारी वैल्यूज को टपल में रखेगा और वो टपल वापस करता है लूप के लिए। तो जो आई वेरिएबल है इसमें आपकी एक टपल आ जाएगी। तो अब अगर हम इस वेरिएबल का नाम आई की जगह टी रख लें तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी कि जिप फंक्शन हर इटरेशन पे टपल वापस करेगा। ठीक है। अब जब लूप सेकेंड टाइम चलेगा तो लूप फिर बोलेगा जिप से लाओ एक टपल और दो। तो अब जिप फंक्शन अगली वैल्यू के पास जाएगा, फिर इसकी अगली वैल्यू के पास जाएगा और फिर से एक टपल बनाएगा, वो टपल बनाकर इसको दे देगा। तो अब इस तरह से अगर मैं कमेंट में सिर्फ समझाने के लिए लिख दूं तो बिहाइंड द सीन ये दोनों कंटेनर्स की वैल्यूज हमारा फैच करी जाती होंगी, उनको टपल्स में रखा जाता होगा, फिर वो टपल्स इटरेट हमारा जिप फंक्शन से कराई जाती है। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम पैरेलल समानांतर इटरेशन कहते हैं। एक साथ मल्टीपल जो कंटेनर्स हैं आप उनके पास जाते हैं और उनसे वैल्यूज को लाकर अपना यूज करते हैं। एक एक टपल आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जिफ फंक्शन हर इटरेशन पे जो टपल प्रोड्यूस करके लूप को दे रहा है उस टपल में कितनी वैल्यूज होंगी, तो लॉजिकली क्या आंसर होगा इसका, उतनी वैल्यूज होंगी जितने जिप के अंदर आपने एट टेबल्स पास करें। अगर आपने यहाँ पे 3 पास करे होते तो टप्पल के अंदर 3 वैल्यू आती, एक यहाँ से एक दूसरे वाले से एक तीसरे वाले से। ठीक है। तो अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था अनपैकिंग। ठीक है। तो जो अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है, कोई टपल है, कोई सेट है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हैं और आप उन वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम अनपैकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि मुझे जो जिप फंक्शन है ये हर इटरेशन पे मुझे क्या वापस करेगा, एक टपल वापस करेगा और उस टपल में क्या वैल्यूज होंगी, दो, एक आईडी की वैल्यू होगी और एक सैलरी की होगी। तो मैं उसे अगर एज ए टपल रिसीव ना करके अनपैक कर लूं तो फिर मुझे उतने ही वेरिएबल लगाने होंगे जितने टपल के अंदर वैल्यूज होंगे। तो मुझे यहाँ पे कितने वेरिएबल लगाने चाहिए, फिर दो, एक एम्प्लॉय आईडी को रिसीव करने के लिए और एक सैलरी को रिसीव करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम अनपैकिंग के कॉन्सेप्ट को देखें तो बहुत ज़्यादा यूज अनपैकिंग का जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टॉपिक, वो जब लूप में पैरेलल इटरेशन करते हैं या लूप में कुछ ऐसा हमें मिलता है जिसमें एक बार में कई वैल्यू आती हैं तो हम उसको अनपैक करके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर ऐसे कर सकते हैं। अब अगर एक थोड़ा सा और बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करें। तो मान लीजिए एक एक्सेल फाइल है। अब इस एक्सेल फाइल में 3 कॉलम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है। मुझसे कहा गया इस एक्सेल फाइल को पाइथन के प्रोग्राम में लेकर आओ और हर नाम को कॉन्कैट करके सिंगल नाम बनाओ। अब मैं इस काम को हाइपोथेटिकली करके दिखाता हूँ क्योंकि अभी हमने एक्सेल के साथ तो काम करना सीखना ही नहीं है, वो तो डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि एक्सेल का ये कॉलम
एक लिस्ट बन गया। पाइथन में जब आ गया तो एक लिस्ट बन गया, और इसके अंदर इस कॉलम में जितनी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यू लिस्ट में आ गई। दूसरा कॉलम भी एक आपका लिस्ट बन गया, और तीसरा वाला कॉलम भी आपका एक लिस्ट बन गया। अब अगर मैं तीनों को मर्ज करना चाहता हूं, इसका मतलब मुझे पहली वैल्यू का फर्स्ट नेम, पहली वैल्यू का मिडिल नेम, पहली वैल्यू का सरनेम चाहिए होगा, और इन तीनों पे मैं कॉन्केट कर दूंगा, प्लस लगा दूंगा। अब सर ये काम तो मुझे सेकंड के साथ भी करना है, ये काम तो मुझे थर्ड के साथ भी करना है। इसका मतलब क्या करो, इन तीनों लिस्ट को जिप फंक्शन के थ्रू आप क्या करेंगे, इटरेट करें। तो इस तरह से ढेरों यूज केसेस हैं जो आपके पैरेलल इटरेशन के लिए बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये आता है कि सर जिप फंक्शन से जिन इटरेबल्स को पैरेलली इटरेट किया जा रहा है, अगर उनमें से किसी की लेंथ कम है, किसी की लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ कम ज़्यादा है का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर एक और एम्प्लॉय है, 104 इसकी आईडी है, लेकिन इसकी सैलरी अभी नहीं बताई गई हमारे लिए। तो सैलरी में तीन ही एम्प्लॉय की सैलरी रखी है, शुरू के तीन की, चौथे वाले की सैलरी अभी नहीं है। तो अब जब हमारा जिप फंक्शन 3 बार चल गया होगा तो उसे दोनों से डेटा मिल गया होगा, लेकिन जब जिप फंक्शन चौथी बार चल रहा होगा तो एम्प्लॉय आईडी से तो उसे डेटा मिल गया, लेकिन सैलरी में तो डेटा ही नहीं है हमारा। तो ऐसी सिचुएशन आने पर जिप फंक्शन शॉर्टेस्ट लेंथ का जो इटरेबल है उसको कंसीडर करता है, जिसकी लेंथ सबसे कम है उतने इटरेशन करेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली 3 इटरेशन ही होंगे, चौथा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जिप फंक्शन हमारा पैरेलल इटरेशन करने वाला काम करता है। टॉपिक का नाम था पैरेलल इटरेशंस ऑफ कंटेनर्स। जिप फंक्शंस, जिप फंक्शन कैन बी यूज्ड तो अभी के लिए आप इटरेबल और कंटेनर शब्द एक मान लीजिए।
अब इसी सिंटेक्स में हम अनपैकिंग भी लगा सकते हैं। तो ऐसा भी हम लोग देखेंगे आगे जाके कि जिप फंक्शन हम फॉर लूप के बिना भी किसी और कॉन्सेप्ट के साथ यूज कर रहे होंगे। बट जिप फंक्शन का अपना जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही रहेगा कि मल्टीपल इटरेबल्स आपसे मांगे जाएंगे और उन मल्टीपल इटरेबल्स की वैल्यूज को टपल में रख रख के आपको दिया जाएगा। अब चाहे वो फॉर लूप हो या कोई और भी टॉपिक हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं समझना है कि जिप फंक्शन अगर पढ़ेंगे तो फॉर लूप पढ़ना ही होगा। तो हमारा अभी जो यूज केस चल रहा है उसमें जिप के साथ हम फॉर लूप लगा रहे हैं। बट आगे और भी केसेस हैं जहां पर जिप फंक्शन तो होगा लेकिन फॉर लूप नहीं होगा। तो जब वो केसेस आएंगे तो एक बार डिस्कस कर लेंगे उनको भी। तो ये हमारा भाई कहानी हो जाती है जिप फंक्शन की पैरेलल इटरेशंस को लेकर। एक प्रोग्राम बना के दिखाओ मुझे।
फिजिक्स में 3 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स आए, 78, 80, 60। इन्हीं 3 स्टूडेंट के मैथ्स में कुछ मार्क्स आए, मान लो 80, 90, 99। मुझे तीनों स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स का प्रोग्राम बना कर दिखाओ। हो गया किसी का? नहीं।
दो तरीके से इस काम को किया जा सकता है। तो पहला तरीका है कि भाई जिस फंक्शन में इन दोनों को पास कर देते हैं, फिजिक्स और मैथ्स की लिस्ट को। अब इस टपल के अंदर 70 और 80 आएगा पहली बार में। अब एवरेज निकालने के लिए मैंने जो पढ़ाया था वो था सम ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाई लेन ऑफ समथिंग। तो वो समथिंग क्या होता है? जिन वैल्यूज का एवरेज निकालना है उन वैल्यूज को आपने कहाँ रखा है, लिस्ट में रखा है, टपल में रखा है, जहाँ रखा है उनका सम निकाल लो। तो अब जो टपल आ रही है, इस टपल के अंदर 78 है और 80 भी है। तो इसी टपल का सम निकालना है मुझे। तो ये मैंने निकाल लिया इस टपल का सम, और इसी टपल की लेंथ निकालनी है मुझे। इससे आपका एवरेज आ जाएगा। अब आप उसे अपना प्रिंट करा दो एवरेज के लिए। तो पहले वाले स्टूडेंट के 79% आए हैं, दूसरे वाले के 85 आए हैं, तीसरे वाले के ये आए हैं। अब इसी काम को एक और तरीके से किया जा सकता था। आप क्या करो, जो जिप से टपल मिल रही है उसको अनपैक कर लो, और यहाँ पर आप पी और एम नाम के दो बना लो वेरिएबल। अब अगर दो अलग अलग वैल्यूज हैं, वो किसी लिस्ट टपल में नहीं है, तो उनका भी तो एवरेज निकाल सकते हो। दो वैल्यू हैं, दोनों को जोड़ दो और भाग कर दो 2 से, तो एवरेज आ जाएगा। फिर आप उसे प्रिंट कर लो। कोई सी अप्रोच जो समझ में आ जाए वो आप लगा लो। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, इन सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को मैनेज करना है। इस तरह से मैनेज करना है कि अगर मैं आपको किसी एम्प्लॉय की आईडी बताऊं तो आप मुझे उस एम्प्लॉय की सैलरी बताएंगे। ठीक है। अब कितने एम्प्लॉयज हैं? हमने कहा बहुत सारे हैं। सबकी सैलरी मैनेज करनी है, हमने कहा। तो हमने सोचा कि लिस्ट, टपल, सेट, इनमें से कोई एक यूज करेंगे।
कौन कौन सा करेंगे, हमने कहा चलो ऑप्शन लगा लेते हैं। तो अगर आपको बहुत सारी वैल्यू का ग्रुप बनाना है और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इन चारों में से किस ऑप्शन को यूज करना प्रेफर करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? बेस्ड ऑन गिवन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ योर कंटेनर्स। गिवन रिक्वायरमेंट क्या है? गिवन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्या करना है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज स्टोर करनी है। तो अब आपको ये सोचना होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो एम्प्लॉयज़ की सैलरी सेम हो ही सकता है। तो आप इन चार में से अगर मैं पहले उसको हटा दूं जो मेरे काम का है ही नहीं अब, तो कौन सा हट सकता है? सेट। क्योंकि सेट में दो वैल्यू सेम आ ही नहीं सकती। तो अगर दो एम्प्लॉय की सैलरी मुझे सेट में रखनी पड़ी और दोनों की सेम है, सेट तो मना कर देगा, मैंने मतलब एक ही बार रखेगा, दूसरी बार ऐड ही नहीं करेगा। तो सर ये दोनों ऑप्शन तो चले गए, फिर हमने कहा दोनों चले गए। ठीक है। अब लिस्ट और टपल दोनों ही तैयार हैं। लिस्ट में भी डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती हैं और टपल में भी, मतलब डुप्लीकेट सैलरी हो सकती है। अब आगे बढ़े। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन वाले से ये पूछा कितने एम्प्लॉयज़ हैं अभी। तो उसने कहा अभी तो मान लो 100 हैं। हमने कहा 100 ही रहेंगे? बोला नहीं, हो सकता है कल दो चार चले जाएं छोड़ के, हो सकता है दो चार और हायर करने पड़ जाएं मुझे। 100 तो आज की डेट में, कल कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबकी सैलरी मैनेज फिर भी करनी है आपको। अब बताओ लिस्ट और टपल में से किसको हटाया जा सकता है? टपल को हटाया जा सकता है, क्योंकि टपल में एक बार अगर मैंने वैल्यूज डाल दी, फिर उसमें आना जाना अलाउड नहीं है। तो रियल लाइफ में जो कल आज परसों होती है, प्रोग्राम के अंदर उसे लाइन कहते हैं। तो एक लाइन पर कल थी, एक लाइन पर आज हो गई, एक लाइन परसों हो गई। तो अगर मैंने कल टपल बनाई, तो उस समय जितनी वैल्यू रख दी उतनी उसमें आ गई। प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम के आगे के स्टेटमेंट्स में टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। रियल लाइफ में टपल में जो वैल्यू जिस समय लिखी गई थी, अगले दिन हम वो चेंज नहीं कर सकते, उससे अगले दिन हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो समय है रियल लाइफ में, उस समय को प्रोग्राम के अंदर फर्दर स्टेटमेंट से दिखाया जाता है। ठीक है। तो टपल भी हट गए यहाँ से हमारा। अब ले दे के हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो लिस्ट बचता है। हमने कहा भाई लिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमने लिस्ट को बनाया और मान लीजिए कुछ एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर कर दी। किसी की सैलरी 10,000 है, किसी की सैलरी 12,000 है, किसी की 18,000 है, किसी की फिर से 10,000 है। ठीक है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, डुप्लीकेट भी आ सकता है। ठीक है। और लिस्ट में आना जाना भी लगा रहेगा। किसी की सैलरी बढ़ गई, 10,000 से इंक्रीज होकर 12,000 हो गई, हो जाएगी, कोई बात नहीं, वैल्यू अपडेट हो जाती है, लिस्ट है। लेकिन अब सर एक रिक्वायरमेंट ये भी तो थी कि कंपनी वाला ये कह रहा है कि मैं तो आपको आईडी बताऊंगा और उस आईडी पर क्या सैलरी है ये मुझे बताओ। तो अब ये काम कैसे करोगे? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की जो पहचान है वो क्या होगी? उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी। अच्छा, लिस्ट में अगर मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी हैं, तो उन वैल्यूज की पहचान लिस्ट में क्या हो सकती है? इंडेक्स। कोई और ऑप्शन है ही नहीं। किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू को पहचानना है तो इंडेक्स के थ्रू ही पहचान सकते हो कि भाई ये जीरो इंडेक्स की वैल्यू है, ये फर्स्ट की है, सेकंड की है, एंड सो ऑन, कि -1 है, ये -2, एंड सो ऑन। तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन वाला ये कहे कि एम्प्लॉय आईडी 101, अब मेरे यहाँ पर 101 इंडेक्स पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हो सकता है मैंने 101 के लिए जीरो असाइन कर रखा हो। एम्प्लॉय आईडी शुरू होती है 101 से, मेरा इंडेक्स शुरू होता है जीरो से। तो मैंने एक फार्मूला फिट कर रखा होगा कि अगर 101 आए तो जीरो हो जाए, 102 आए तो 1 हो जाए। ऐसे इफ एल्स लगा रखा होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने कहा कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लिस्ट से हम ये कह देते हैं कि अपने इंडेक्स जीरो शुरू मत करो, 101 से कर लो। तो लिस्ट मना कर देगी कि ये नहीं हो सकता, मेरा इंडेक्स जीरो से शुरू होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे बताओ कि शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ करना है।
और एक एक का इंक्रीमेंट होगा। तो हमने फिर इससे कहा ऑर्गेनाइजेशन वाले से कि आप एक काम करो, अपने एम्प्लॉय की आईडी 0 से देना शुरू कर दो, क्योंकि आप जिसके लिए आईडी कहोगे उसको हम अपने प्रोग्रामिंग में इंडेक्स कहेंगे। तो सर ये तो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल होगा नहीं। कागजों में तो चलो करवा लो ऐसे कि हर एम्प्लॉय की आईडी कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से हो रही है। ये 0 एम्प्लॉय आईडी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके हमने कहा चलो मान लेते हैं ऐसा करने को तैयार होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। सब कुछ रिक्वायरमेंट जो इस ऑर्गेनाइजेशन की थी हमने लिस्ट से मैच करा ली। एक लिस्ट परफेक्ट कैंडिडेट हो गया इस समस्या को कोड में लिखने के लिए। अब मान लो जिस एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 है, जो अभी फिलहाल फर्स्ट इंडेक्स पर है, मतलब उसकी कंपनी में एम्प्लॉय आईडी 1 है। अब उसने कंपनी छोड़ दी, मान लो ये एम्प्लॉय आईडी 1 है, इसने रिजाइन दे दिया, दूसरी कंपनी में चला गया। तो अब मुझे लिस्ट में से हटाना पड़ेगा इसे, तो मैंने लिस्ट में से इसको हटा दिया। अब इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, मिसमैच, वो देखते हैं। पहले लिस्ट में देखते हैं क्या होगा। अगर फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है यहाँ से हट गई, तो सेकंड इंडेक्स वाली शिफ्ट ओवर कहाँ आ जाएगी, फर्स्ट पर आ जाएगी। सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जिस एम्प्लॉय की आईडी 2 थी, जिसकी सैलरी 18,000 थी, इसके जाने के बाद ये एम्प्लॉय आईडी किसको मिल गई, इस वाले को मिल गई। ऐसा लिस्ट में हो रहा है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होगा? क्या कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ दे ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी आईडी उससे पहले वाले को मिल जाए? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन सर अगर आप लिस्ट का इस्तेमाल अभी भी करते हो तो लिस्ट में तो ऐसा ही होगा। हम अगर याद कर भी लें कि इस इंडेक्स पर ये आईडी थी और ये सैलरी थी, उधर आपके एम्प्लॉयज आते जाते हैं और हम इक्विवेलेंट लिस्ट में वैल्यू आना जाना अलाउ करते हैं, तो सर यहाँ तो इंडेक्स चेंज होते हैं ना, वैल्यू शिफ्ट होती है। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे करोगे? अब तक तो चलो आप किसी तरह से लिस्ट को मैच करते आ रहे थे। हमने कहा अब इसका कोई समाधान नहीं। अब इसका समाधान अगर आपको चाहिए तो एक नया डेटा टाइप आपको पढ़ना होगा, और उस नए डेटा टाइप का नाम होता है डिक्शनरी डेटा टाइप। और डिक्शनरी डेटा टाइप को प्रोनाउंसिएशन में डिक्शनरी कहा जाता है, लेकिन जब लिखा जाता है तो डिक्टी लिखा जाता है। इट इज लाइक जैसे इंटीजर बोला तो इंटीजर जाता है, लेकिन होता वो इंट डेटा टाइप है। इसी तरह से डिक्शनरी डेटा टाइप हमारा प्रोनाउंसिएशन में डिक्शनरी है, लेकिन कहीं लिखा मिलेगा आपको तो डिक्टी लिखा मिलेगा। तो अब डिक्शनरी में क्या होता है हमने कहा समझ लेते हैं क्या होता है। डिक्शनरी डेटा टाइप में जब आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करेंगे, मान लो ये किसी की सैलरी 10,000 हो गई, किसी की 12,000 हो गई, किसी की फिर 18,000 हो गई, फिर से किसी की 10,000 हो गई। तो डिक्शनरी हमें अलाउ करती है कि हर वैल्यू का इंडेक्स आप बताओ। हम शुरू 0 से नहीं करेंगे, आप जहां से चाहो वहां से लिख दो। हमने कहा चलो लिख दो उसका 101, लिख दिया। फिर अगले वाले का रूल नहीं है कि 102 होगा, अगले वाले का आप 105 कर दो। ठीक है, तो इस तरह से उससे अगले वाले का 200 कर दो, फिर 300 कर दो। ऐसे हो सकता, हमने कहा इसी का नाम डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी में जो वैल्यूज रखी जाती हैं उनके जो इंडेक्स होते हैं वो इंडेक्स प्रोग्रामर प्रोवाइडेड होते हैं। प्रोग्रामर को बताना है कि ये हमारा जो वैल्यू डिक्शनरी में आई है इसका क्या इंडेक्स होगा, और अगले वाले का क्या होगा, उससे अगले वाले का क्या होगा, उससे अगले वाले का क्या होगा। हमने कहा अच्छा। और दूसरा, जब आपका कोई वैल्यू डिलीट होगी, मान लो ये वैल्यू डिलीट हो गई, तो कोई शिफ्टिंग नहीं होती। ठीक है, जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, कोई शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो इस तरह से डिक्शनरी एक ऐसा कंटेनर है जो लिस्ट की तरह ही म्यूटेबल है, चेंज हो जाता है, आना जाना अलाउड है, डुप्लीकेट वैल्यू भी आ जाती हैं। सिर्फ इंडेक्स के मामले में फ्लेक्सिबल हो गया। प्रोग्रामर से कह रहा है कि प्रोग्रामर आपकी मर्जी, आप जिस वैल्यू का जो इंडेक्स रखना चाहो रखो, जहां से शुरू करना चाहो शुरू करो। अगर कोई वैल्यू डिलीट होती है तो उसका इंडेक्स किसी दूसरे को नहीं मिलेगा।
हर वैल्यू का अपना इंडेक्स, जब तक डिक्शनरी रहेगी प्रोग्राम में, पहली बार जो बनाया गया था वो वैल्यू अगर नहीं बदली गई है तो आखिरी लाइन पे भी उस वैल्यू का वही इंडेक्स मिलेगा। भले ही लिस्ट में आपके डिक्शनरी में कितनी वैल्यू आई कितनी वैल्यू चली जाए, फर्क नहीं पड़ता। और हमने कहा और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि भाई जो आप अपना इंडेक्स लिख रहे हो, जरूरी नहीं है कि इंटीजर होगा। हो सकता है इसका इंडेक्स ABC 101 हो, ABC 105 हो, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से जो डिक्शनरी में इंडेक्स होते हैं वो इंटीजर होंगे, ऐसा भी रूल नहीं है। आप उनको फ्लोट भी बना सकते हो, स्ट्रिंग भी बना सकते हो, अपने हिसाब से जो इंडेक्स है वो किसी भी टाइप का रख सकते हो। तो फिर पाइथन ने एक नया टर्म दिया, क्योंकि इंडेक्स वर्ड जो चला आ रहा है प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें कुछ बातें स्टैंडर्ड हो गई हैं। पहली बात कि इंडेक्स हमेशा इंटीजर होता है। दूसरी बात, शुरू जनरली कहाँ से होता है? जीरो से होता है। आप डिक्शनरी में जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उसमें आप इंडेक्स को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इंडेक्स नहीं बोलते, तो क्या बोले इसको? हमने कहा इसको की बोल देते। तो हम क्या बोलेंगे कि डिक्शनरी के अंदर हर वैल्यू की अपनी की होती है। की सेम एज जैसे लिस्ट में हर वैल्यू का इंडेक्स होता है। तो नया वर्ड क्यों ला रहे हो? क्योंकि कुछ अलग है ना की में। की का मतलब हो गया जो प्रोग्रामर दे, की का मतलब हो गया जो इंटीजर भी हो सकती हो, स्ट्रिंग भी हो सकती हो, फ्लोट भी हो सकती है। की का मतलब हो गया जो किसी एक सीक्वेंस को फॉलो ना करे, कि पहले की अगर इतनी है तो अगले की +1 ही आएगी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि किसी भी वैल्यू पर एक बार असाइन कर दी गई है तो वही रहेगी जब तक डिक्शनरी रहेगी मेमोरी के अंदर, अपने आप शिफ्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता। तो इस तरह से एक नया डेटा टाइप बनाया गया जो बहुत यूज होता है आगे की कोडिंग के लिए, जिसका नाम है डिक्शनरी डेटा टाइप। अब डिक्शनरी के अंदर जब हम अपना कोड लिखेंगे और लिस्ट के अंदर जब अपनी हम वैल्यूज लिखते हैं, तो लिस्ट में तो सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज लिखते हैं, ऑटो जनरेटेड अपने आप उनके इंडेक्स हर वैल्यू को मिल ही जाते होंगे बिहाइंड। लेकिन जब डिक्शनरी बनाओगे तो आपको ही वैल्यू लिखनी है डिक्शनरी की, और आपको ही उस वैल्यू की क्या की है वो आपको लिखनी है। तो आपको ही दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी डिक्शनरी की, कि ये इसकी की है और इस की पर ये वाली वैल्यू है। ठीक है। एक की वैल्यू के पेयर को एक की वैल्यू के पेयर को यहां पर आइटम कहा जाएगा। वहां पर हर वैल्यू को एक आइटम कहते थे, यहां पर की वैल्यू के पेयर को आइटम हमारा कहा जाएगा। तो इस तरह से कहानी हमारी आ जाती है डिक्शनरी। तो जब आप अपनी वैल्यूज को अपनी या यूजर डिफाइंड कीज के साथ मैप करना चाहें तो आपको लिस्ट की जगह पर डिक्शनरी यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो अब इतनी बात को पहले लिख लेते हैं फिर करके दिखाते हैं। तो डिक्शनरी की किसी वैल्यू पर अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम उनकी कीज का यूज करके कर सकते हैं, चाहे वो ऑपरेशन वैल्यू गेट करने का हो, वैल्यू को अपडेट करने का हो, या कोई और भी हो सकता है। अब ये बताओ, क्या लिस्ट में ऐसा हो सकता था?
कि दो वैल्यू का सेम इंडेक्स हो जाए? नहीं, सेम रूल यहाँ पर है, दो वैल्यू की सेम की नहीं हो सकती। तो कीज हमेशा यूनिक होंगी, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, अलग अलग इंडेक्स पर वैल्यू सेम हो सकती है, अलग अलग की पर वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस वैल्यू वैल्यू पर जो की है दूसरी वाली वैल्यू की भी यही की है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कीज यूनिक होती हैं, वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो सकती। ऑर्डर मेंटेन होता है, मतलब जिस क्रम में जिस की वैल्यू को रखोगे और जब आप आउटपुट देखोगे तो उसी क्रम में आपको की वैल्यू पेयर दिखाई देंगे, सेट की तरह नहीं कि अनऑर्डर्ड हो जाए। ऑर्डर भी लिस्ट की तरह मेंटेन किया जाता है। ठीक है। इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्डर ऑफ कीज। तो मैंने क्या आगे लिख दिया इन द ऑर्डर ऑफ कीज, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे। इट इज म्यूटेबल का मतलब है किसी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो और वैल्यू आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इटरेबल है, आप लूप लगाकर डिक्शनरी से कीज को निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है सिंटैक्स की। क्या लिखें ऐसा कि डिक्शनरी बन जाए? तो डिक्शनरी का जो सिंबल है वो काफी कुछ मिलता जुलता है सेट के सिंबल से। सेट का सिंबल करली ब्रेसेस का पेयर होता था, इसी तरह से डिक्शनरी का सिंबल भी करली ब्रेसेस का पेयर हमारा होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर डिक्शनरी बनाता हूँ तो जिस वेरिएबल में उसे स्टोर करूंगा उसका नाम इज इक्वल टू करली ब्रेसेस का पेयर। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपका डिक्शनरी एम्प्टी बन जाएगी। और अगर आप डिक्शनरी में इनिशियली अपनी की वैल्यू रखना चाहते हैं तो पहले की लिखेंगे, और इस की पर जो वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए कॉलन का यूज करेंगे, कॉलन वैल्यू। फिर दूसरी की लगाओ,
कॉलॉन उसकी वैल्यू, ऐसे करके आप इनिशियली डिक्शनरी बनाते समय जितनी की वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कीज आ जाएं, ऐसा नहीं होगा सिर्फ वैल्यूज आ जाए, दोनों चीज आपको बतानी पड़ेंगी। कोई भी एक चीज अगर आपने छोड़ दी तो एरर आ जाएगी। डिक्ट फंक्शन का यूज करके भी डिक्शनरी को बनाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर करली ब्रेसेस देखकर हम कैसे पता करें ये सेट है या डिक्शनरी है, क्योंकि दोनों ही हमारे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। करली ब्रेसेस को सेट भी कहा गया है, करली ब्रेसेस को अभी आप डिक्शनरी भी कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो तो अगर हमारा सेट होगा तो उसमें की वाला पोर्शन तो होगा नहीं, कॉलन वॉलन तो आएगा नहीं, वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा ऐसे करके सिर्फ वैल्यू वैल्यू आएंगे। और अगर सर खाली करली ब्रेसेस होंगी तो कैसे पहचानेंगे कि ये सेट है कि डिक्शनरी है? तो उस केस में याद करना पड़ेगा खाली करली ब्रेसेस डिक्शनरी होती, सेट नहीं। तो फिर खाली सेट कैसे बनता है? तो खाली सेट के लिए सेट फंक्शन कॉल करना पड़ता है। चलो पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हम शुरू करें कि मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी है, शुरू लिस्ट से करना है, तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीके आपके काम करते हैं। अगर आपको एम्प्टी टपल बनाना है तो आप एम्प्टी टपल बनाने के लिए ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं, या टपल फंक्शन होता है उसे भी कॉल कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं एम्प्टी टपल बनाने के। अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, सेट फंक्शन कॉल करना। अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है फिर से दो तरीके हैं, करली ब्रेसेस या डिक्ट फंक्शन कॉल कर दो। तो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। करली ब्रेसेस में कुछ नहीं लिखा है, डिक्शनरी। कुछ लिखा है जिसमें कॉलन कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ कॉमा लगा के वैल्यू वैल्यू आ रही है, सेट। कॉमा लगा हुआ है लेकिन कॉलन साथ में चल रहा है, कॉलन वैल्यू की कॉलन वैल्यू, तो वो डिक्शनरी। तो इस तरह से इस चीज को पहचाना जा सकता है। चलो तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एम्प्टी डिक्शनरी से। पहले प्रूव करते हैं कि सर ये डिक्शनरी है। अभी तक तो आप बस कह ही रहे हैं, प्रोग्राम से पता नहीं चला है, तो टाइप फंक्शन से पता कर लो ये सेट है कि डिक्शनरी है। और अगर इनिशियली आपको कुछ पता है क्या वैल्यू रखनी है तो आप यहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो मान लो आपने क्या करा,
आपने E101 कोई एम्प्लॉय आईडी है, उसकी सैलरी आपने स्टोर कर दी 10,000, कॉमा कोई एक और एम्प्लॉय है E200, इसकी सैलरी आपने कर दी मान लो 12,000। एक और एम्प्लॉय आपने बना दिया E102, और ये भी आपने कर दिया मान लो 15। अब अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो ये डिक्शनरी जिस ऑर्डर में हमने इसमें आइटम्स रखे हैं उसी ऑर्डर में आउटपुट में हमें दिखाएगी। पहले जो मैंने रखा था आइटम, पहले वही वाला आ रहा है, फिर दूसरा वाला। ऐसा नहीं है कि ये पहले आ जाता ये बाद में आ जाता, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा, अब सर आपने कहा था कि यूनिक होती है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, हमने कर लो वैल्यू डुप्लीकेट हो गई। 10,000 सैलरी E101 एम्प्लॉय की भी है, 10,000 सैलरी E102 की भी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, और सर की डुप्लीकेट हो गई तो हमने कहा करो, यहाँ लिख दिया मैंने E200, और इसकी वैल्यू मान लो मैंने 15,000 कर। तो सर अब तो एरर आ जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो आपने बताया कि कीज यूनिक होती हैं, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो एरर नहीं आएगी कि दो बार की क्यों दे दी। वो क्या करेगा, उस की वैल्यू अपडेट कर देगा। तो E200 की पर जो पहले वैल्यू चल रही थी तो 12,000 चल रही थी। आगे अगर आपने फिर से वही की लिख दी तो ये माना जाएगा कि आप इस की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने इसलिए यहाँ पर 15,000 लिख दी। अब जब मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो सबसे पहले ये वाला आइटम आएगा, उसके बाद अब ये वाला आइटम आएगा या ये वाला आएगा। ये वाला आएगा। अगर ये वाला आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15,000, यही आएगा। और फिर ये वाला आएगा। अब जो मैंने थ्योरी में एक लाइन लिखी थी उसको समझने का, इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्डर ऑफ कीज। जिस ऑर्डर में की आई है उस ऑर्डर में ही आउटपुट देखेगा। तो ई की जो की है ये वाली, ये क्रम में पहले आ रही है। ठीक है, इसलिए इसी जगह पर अगर कोई चेंज होता है तो चेंज हो जाए। E200 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो अब अगर की डुप्लीकेट करोगे तो एरर नहीं आएगी कि डुप्लीकेट क्यों कर रहे हो। वो क्या करेगा, उस की पर जो पुरानी वैल्यू थी उसको अपडेट कर देगा आपकी नई वाली वैल्यू से। एक नया आइटम नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो फिर अगला पॉइंट आपने ये बताया यहाँ पर कि इट इज इटरेबल। सर इसको निपटाते हैं कि की को कैसे हम, सॉरी डिक्शनरी को इटरेबल कैसे करें। तो अगर हम लूप लगाएं और आई इन डी ऐसे करके, अब ये क्या करता है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी को आप किसी ऐसी जगह यूज करो जहां पर आपके लिस्ट टपल सेट वगैरह यूज होते थे, ये ना बताकर कि आपको की यूज करवानी है या वैल्यू यूज करवानी है। आपने बस डिक्शनरी का नाम लिख दिया तो हर उस कॉन्सेप्ट में ऑटोमेटिकली कीज हमारी यूज हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपने फॉर लूप से कहा कि डिक्शनरी को इटरेट करो,
लेकिन आपने ये नहीं कहा फॉर लूप से कि डिक्शनरी में क्या इटरेट करो, कीज को करो या वैल्यूज को करो। तो फॉर लूप ने अपने आप से कीज को इटरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। और अगर आप फॉर लूप को बताते कि फॉर लूप कीज को इटरेट करना भाई, अपने आप मत लगाओ दिमाग में, तो कैसे बताएंगे? हमने कहा तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी के ऊपर एक मेथड कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होता है कीज। कीज मेथड क्या करता है डिक्शनरी का, इस डिक्शनरी की सारी कीज को कलेक्ट कर लेता है और उनको एक कंटेनर में स्टोर कर लेता है। वो कंटेनर कोई लिस्ट अपल सेट नहीं होगा, और अपना ही कोई एक नया कंटेनर यूज करता है ये। और फिर ये लूप उस कंटेनर से सारी कीज निकाल कर आपको दिखाता है। तो सर, जब डायरेक्ट ही फॉर लूप ये कर रहा था तो कोई क्यों बताएगा? रीडेबिलिटी के, यहाँ पर क्लियरिटी नहीं हो रही। आपको पता है तो आपको आंसर समझ में आएगा। इसमें आपको अगर नहीं पता है तो भी समझ में आ रहा है कि ये लूप डिक्शनरी से उसकी कीज को ट्रेट कर रहा है। ठीक है। अब इसी मैनर में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डिक्शनरी से फिर उसकी वैल्यूज इटरेट करनी है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आपको रीजनिंग लगानी है, तो बताओ कहाँ पर क्या चेंज अटेम्प्ट करोगे कि आपको डिक्शनरी की वैल्यूज इटरेट करती हुई दिख जाए? तो एक ही जगह बचती है कि जैसे कीज मेथड है डिक्शनरी से कीज निकालने का, शायद वैल्यूज मेथड होता हो वैल्यूज निकालने का। पता नहीं, अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, बहुत से बहुत एरर आ जाएगी। तो वैल्यूज मेथड होता है और ये क्या करता है, डिक्शनरी की सारी वैल्यूज को एक कंटेनर में रखता है। वो कंटेनर अपना खुद का ये बनाता है, और फिर ये लूप उस कंटेनर के अंदर जो वैल्यूज आई हैं उनको निकाल कर आपको देता है। तो अब सर, लूप को हम ऐसे नहीं कह सकते कि लूप, एक काम करो, एक ही बार में दोनों चीजें ले आओ, की भी ले आओ और वैल्यूज भी ले आओ, कीज भी ले आओ और वैल्यूज भी ले आओ। तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, कि क्या करो, जिप फंक्शन कॉल करो। जिप फंक्शन के अंदर डी डॉट कीज कॉमा डी डॉट वैल्यूज, तो कीज भी आ गई, वैल्यूज भी आ गई। अब जिप अपने आप निकाल निकाल कर अपना करता रहेगा। और दूसरा एक शॉर्टकट है कि डिक्शनरी के अंदर एक और मेथड होता है, इसका नाम होता है आइटम्स। आइटम्स मेथड क्या करता है, अपने अंदर से जिप फंक्शन का इस्तेमाल करके की और वैल्यू दोनों को इटरेट करेगा। अब आप या तो अनपैक कर लो, अनपैक नहीं करोगे तो यहाँ पर टपल आएगी। और अगर अनपैक कर लोगे तो आपको की कॉमा वैल्यू ऐसे मिल रही है। तो पहले की मिलेगी, तो इसलिए नाम मैंने के कर दिया है। दूसरी वैल्यू होगी इसलिए नाम मैंने बी कर दिया, आप उसका नाम आई कॉमा जे रख लो। तो आइटम्स मेथड क्या करता है, पूरा आइटम इटरेट कराएगा। तो लूप जब पहली बार डिक्शनरी के आइटम्स को इटरेट करने जाएगा तो इस आइटम को उठाएगा, जो की है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। नाम वेरिएबल का कुछ भी रखो, जो वैल्यू थी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर लूप अगली बार चलेगा, अगले आइटम पे जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें। एक साथ इस तरह से आप दोनों चीजों को ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक एक करके करना, एक एक करके कर लो। एक साथ करना है, एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस वाले थ्योरी वाले पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं कि जो लिस्ट है हमारी, ये हमारा सॉरी डिक्शनरी हमारी है वो इटरेबल है। एक काम करते हैं, लिखते हुए चलते हैं।
चलो बाकी फंक्शंस ऑपरेशंस कल पढ़ेंगे। आज इतना ही।